श्वेतपद्मासना। नमस्कार छात्र, अब हम कथनी और करनी इकाई की स्वाध्याय की ओर देखते हैं। अंदाज अपना अपना। कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए। तो लिखा है कि मैं मानता हूँ कि अपनी कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। कथनी और करनी उसी की एक हो सकती है जो सत्यवादी, निर्भय और साहसी है। चरित्रहीन, डरपोक लोग अपनी कथनी और करनी में एकता कभी भी नहीं रख सकते। प्रश्न नंबर 2, कथनी और करनी में अंतर विषय पर आपके दोस्त ने जो विचार लिखे हैं उन्हें पढ़िए। तो आपको एक दोस्त को दूसरे दोस्त के साथ इसमें चर्चा करना है और लिखना है। कथनी और करनी में अंतर विषय पर मेरे दोस्त ने लिखा है कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जैसा कहूँ वैसा ही करूँ, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। मैंने एक दिन माँ से कहा कि कल मैं सुबह जल्दी उठकर टहलने के लिए जाऊँगा। दूसरे दिन माँ मुझे जगाते जगाते थक गई, पर मैं नहीं उठा। मेरी कथनी और करनी में हमेशा जमीन आसमान का फर्क रखता है। मेरे विचार है कि मैं कथनी और करनी एक रखूं, लेकिन उस पर मैं नियंत्रण नहीं रख सकता, काबू नहीं रख सकता। लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा कि मेरी कथनी और करनी एक ही रहे। अब प्रश्न नंबर 3 है, वही आपको स्वयं ही लिखना है। अब हम भाषा सज्जता देखेंगे। पढ़िए और समझिए। मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। रामजी भाई ने भैंस खरीद कर दूध घी बेचा और उसके गोबर के खाद से खेतों की उपज भी बढ़ाई। यह तो आम के आम और गुंटलियों के दाम वाली बात हुई, यानी कि रामजी भाई को दोनों तरफ से लाभ हुआ। यहाँ रामजी भाई भैंस के दूध को बेचकर पैसे कमाते हैं और भैंस के गोबर की खाद बनाकर उसका भी उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार दूध और खाद दोनों का उपयोग करके मुनाफा यानी कि दो तरफ से कमा लेते हैं। जैसे कि आम खाकर उसकी गुठलियाँ का भी उपयोग किया जाता है। हम भी आम भी खाते हैं और उनकी जो गुठलियाँ भी होती है उनको भी हम खाते हैं। दोनों प्रकार से लाभ होने पर यह लोकोक्ति कही गई है कि लोगों के अनुभव पर आधारित और बाद में समाज में रूढ़ हो गई हो ऐसी बात या युक्ति को कहावत कहते हैं। यानी कि कई लोग अपनी अपनी बातों में ऐसी उक्तियाँ बोलते हैं जिसे हम कहावत कहते हैं। गांव में हम देखते हैं कि 2 स्त्रियां भी आपस में बातें करती है, तो भी ऐसी कई पंक्तियाँ बोलती है जिसे सुनकर हम भी अचरज हो जाते हैं। तो ऐसी जो उक्ति होती है, पंक्ति होती है, उसे कहावत कहते हैं। दूसरी भी कहावतें हैं, हम देखेंगे। आम के आम गुठलियों के दाम, तो दोहरा लाभ होना, दूसरी ओर से लाभ होना। जैसी करनी वैसी भरनी, तो कर्मों के अनुसार फल मिलना। सांच को आँच नहीं, यानी कि सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। काला अक्षर बेस बराबर, यानी कि बिल्कुल अनपढ़ होना। बिल्कुल अनपढ़ जो व्यक्ति होता है उसे हम कुछ भी बोर्ड में लिखते हैं, कापी में लिखते हैं, लेकिन उसे तो सब एक समान ही लगता है। अब नीचे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। 2, पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है। 3, हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। 4, महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। 5, क्षमा वीरों का आभूषण है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम,
क्षमा, ये सब है। उसमें गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध हुआ है। यानी कि जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी कि किसी गुण का हमें अनुभव होता है, किसी का दोष का भी हमें अनुभव होता है, किसी के मन के भावों का हमें अनुभव होता है, कोई दशा यानी कि कोई समय का हमें अनुभव होता है, तो उन्हीं शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ भाववाचक संज्ञाएं कौन सी है। हम देखेंगे सच्चाई, ऊंचाई, बचपन, लंबाई, अमीरी और बुढ़ापा, ये शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। नीचे देखेंगे निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। बच्चों की टोली होली खेलने निकली है। सभा में कई लोग इकट्ठे हुए हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द है भीड़, टोली और सभा, ये सभी समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द समूह का बोध कराते हैं, एक नहीं, कोई गुच्छा होता है, कोई परिवार बैठा हुआ होता है, बाजार में कोई जुलूस निकलता है, मेला निकलता है, भेड़ बकरियों का झुंड होता है, हम अंबाजी पैदल जाते हैं तो वह भी हमारे सदस्यों का झुंड होता है, यानी कि एक दल होता है। तो जो शब्द समूह का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो छात्र, यह आपको समझना है और किताब में से एक बार भाषा सज्जता पढ़ना है और जो कहावतें हैं उसे भी कंठस्थ करना है। कंठस्थ करने के बाद कहावतें हिंदी की कॉपी में लिख देना। जय हिंद, जय भारत।